तो कल से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बयान दिया था और इस पर अब जया बच्चन और रवि किशन आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इसको लेकर अब पलटवार किया है। उन्होंने बगैर नाम लिए हुए रवि किशन पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि एक सांसद ने फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दे को उठाया, ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो कल का जो बयान था रवि किशन का हम सब ने देखा, उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। रवि किशन ने बाकायदा ये भी कहा था कि पड़ोसी देश यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं और बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो फिलहाल कल ये बयान रवि किशन ने लोकसभा में दिया और आज इस बयान पर नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन सीधे सीधे पलटवार जया बच्चन ने राज्यसभा में किया। Embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. चलिए, तो रवि किशन का कल का दिया वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिस पर जया बच्चन इतनी नाराज हो गई हैं। की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। और रवि किशन हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से विधायक हैं और फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं। तो रवि किशन जी, स्वागत है आपका। आज का बयान शायद सुन लिया होगा आपने जया बच्चन का। क्या वाकई में जो कह रही हैं, जो उनकी नाराजगी है, वो जायज है? बहुत शॉकिंग था। हम बड़ा सम्मान करते हैं और हमारी सीनियर हैं और पार्लियामेंट में भी सीनियर हैं, बट ऐसी भाषा का इस्तेमाल, पहली बात उन्होंने शायद हमारा इंटरव्यू या हमारा कल का बयान पार्लियामेंट का सुना ही नहीं था। मैंने एक भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं कहा जहां पर जब उन्होंने ये आरोप हम पे लगाया जिस थाली में खाते हैं। ये नहीं जान रही कि हम चिंतित हैं मेरे स्वयं के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स हैं जो आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसका सेवन कर रहे हैं, या कौन पेडलर्स हैं, कौन एक कार्टेल चला रहा है, कौन हमारी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर रहा है, खोखला कर रहा है, उसके लिए हमको आगाह करना है। हम लोग तो अपना जीवन जी चुके हैं, बट हम लोग बट व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन? क्या ड्रग से ही एक्टिंग अच्छी होती है या ड्रग्स ही पार्टी का कारण? ऐसा कभी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब का हमने काम किया, ये लोग भी हमारे सीनियर किसी ने नहीं। ये अभी नाम अगर कुछ चंद लोगों के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री का खराब हो रहा है, हम उस पर रोक लगाना चाहता। तो नाम तो नहीं जी, नाम तो नहीं लिया उन्होंने आपका। उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं लेंगी, लेकिन बड़े नाराजगी दिखी, बड़ी तलखी उनके शब्दों में थी, उनके लहजे में थी। तो उनको लग रहा है कि आपने इस तरह की बात कहकर पूरे फिल्म जगत को बदनाम कर दिया है। वही इंडस्ट्री, हम अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री बनाए हैं। मैं बड़ा 30 साल से हूँ, 650 फिल्म किया। मुझे पता अपनी इंडस्ट्री, यही इंडस्ट्री ने मुझे दिया है। बट मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाऊंगा। मैं इसी इंडस्ट्री ने मुझे दिया है और मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने का जितना जया जी हक रखती है उतना हक हम भी रखते। तो अगर मैं अपनी इंडस्ट्री, अपने देश को, अपनी युवाओं को बचाने की बात कर रहा हूं, तो इसमें कोई थाली में छेद करने की बात नहीं है। जो शब्द इन्होंने गटर और ऐसे सारे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, मैं जया जी को प्रणाम करता हूं, उनके पैर छूता हूं हमेशा पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में। बट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस काइंड ऑफ वर्ड विल बी यूज्ड। एंड हमने ऐसा कोई शब्द ही नहीं कहा। हमने कहा कुछ चंद लोग हैं, बट इन लोगों को रोकना चाहिए, इन कार्टल्स को, इन पेडलर्स को। वी हैव टू स्टॉप देम बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर इंडस्ट्री।
जी, तो आप दोनों सांसद हैं, सदन अलग अलग हैं और आप दोनों ही फिल्म जगत से आते, लेकिन इस तरह अगर बातें होंगी या फिर जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो जया बच्चन को भी फिल्म इंडस्ट्री की छवि की चिंता है, तो ऐसे में फिर जो आप एक सफाई की बात कर रहे हैं, कैसे होगी वो? नहीं, करना तो पड़ेगा सफाई की। देखिए, वो अपोजिशन पार्टी की हैं, उन लोगों की विचारधारा अलग है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी सफाई 2014 से शुरू की है। वो सड़क की सफाई है, ड्रग्स की सफाई है, गंदे विचारधाराओं की सफाई है। चीन के ये जो सैनिक घुस रहे हैं उनकी सफाई, पाकिस्तानियों की सफाई है, जो देश का नाश करने जा रहे हैं उन सबकी सफाई की विचारधारा हम सैनिकों की है। सो वी आर पार्ट ऑफ दिस पार्टी। वो अपनी पार्टी के बात रखें, उनकी पार्टी की जो विचारधारा वो रख रही है। हम लोग, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, मैं रवि किशन खत्म होने नहीं दूंगा, खोखला होने नहीं दूंगा, मेरी जनरेशन को खत्म नहीं करने दूंगा। कल मेरे बच्चे भी आ सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो आई डोंट वांट माय डॉटर आल्सो इज देयर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह का माहौल रहे। और ये सारे बच्चों के लिए, मैं जया जी के परिवार के बच्चों के लिए भी ये अच्छा माहौल रहेगा, सारे बच्चों के लिए। व्हाई टू प्रमोट ड्रग्स? चलिए, तो रवि किशन जी, ऐसा लग रहा है कि अभी तो क्योंकि संसद में बयान आया है, शायद हो सकता है ऐसे कुछ और हमले आपको फिल्म जगत से झेलने पड़े, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि नशे का जो ये कारोबार है, जो जंजाल है, उसमें कोई भी युवा ना फंसे। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रवि किशन, और कल जो बयान दिया था उसके बाद आज जया बच्चन ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधे सीधे रवि किशन पर ही था और बड़े ही तल्ख शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आगे बढ़ेंगे, खबर ललितपुर से है, जहां शराब माफिया पर कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। कबूतर डेर पर ही कार्रवाई की गई है। कबूतरा डेर है जहां 500 लीटर कच्ची शराब मिली है, जबकि 1000 किलो लहन था, उसको भी नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, और जगह जगह, ऐसा नहीं कि अभी आज की है, अगर आप देखेंगे पिछले काफी समय से लगातार इस तरह शराबों के खिलाफ जो अवैध तरीके से बनाई जा रही, जो जहरीली है, कई घटनाएं भी हो चुकी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो उसी कार्रवाई की एक और कड़ी है, जहां पर 4 शराब माफियाओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभय और जानकारी देंगे। तो अभय, बताइए जरा, किस तरह से कारोबार फल फूल रहा था, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी प्रीति, मैं बता देना चाहता हूं कि अवैध शराब के खिलाफ ललितपुर पुलिस व प्रशासन ने जो है पूरी तरह से अभियान छेड़ दिया है। आबकारी विभाग के साथ जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अगर बात की जाए तो महज एक सप्ताह के भीतर करीब 4 स्थानों पर दबिश दी गई है, जहां छापेमारी हुई है। वो कुख्यात कबूतरा डेरा है, जहां पुलिस ने 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने जो कारोबारी है उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अवैध शराब का व्यापार जिले में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये कार्रवाई दिख रही है कि यहाँ पर हजारों लीटर जो लहन है उसको नष्ट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अभय जानकारी के लिए। और लखनऊ से है खबर, जहां मासूम छात्र की पिटाई, ट्यूशन टीचर के पति ने पिटाई की है। 8 साल के मासूम बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा गया है, वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। पढ़ाई में कमजोर था और उसके बाद, ठीक है, अगर पढ़ाई में कमजोर है तो इसीलिए शायद ट्यूशन भेजा गया होगा कि बच्चे को और बेहतर बनाया जा सके, लेकिन देखिए जरा, जो तरीका अपनाया गया वो कहीं से भी जायज नहीं है। बच्चे के पहले तार से हाथ बांधे गए और फिर पिटाई की गई। अब परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। तो बहुत ही शर्मनाक मामला। इससे पहले भी एक खबर आई थी, वो हमने दिखाई थी, जिस पर कार्रवाई हुई थी। और देखिए जरा, ट्यूशन पढ़ने बच्चा गया था और कमजोर वो रहा होगा पढ़ने में, तो उसको पीट दिया गया और बिल्कुल अमानवीय तरीके से। तो हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। देखिए जरा, जख्म देखिए, ये एक टीचर के पति की करतूत है। वाकई में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बुरी तरीके से क्या कोई केवल पढ़ाई ना करने पर किसी बच्चे को पीट सकता है, वो भी वो शख्स जिसकी पत्नी खुद शिक्षिका है? लेकिन ये गुंडों की नहीं, बल्कि एक टीचर और उसके परिवार की हरकत है, जहां एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर था। पहली बात तो यह है कि हर बच्चे के सीखने की अपनी स्पीड होती है, अपना तरीका होता है, और अगर वो बच्चा फिर भी नहीं समझ रहा है तो शायद माता पिता ने इसीलिए भेजा होगा पढ़ने कि वो और मजबूत हो। लेकिन देखिए जरा तरीका क्या था। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ मणि, बहुत ही शर्मनाक, और ये लग ही नहीं रहा कि किसी शिक्षक और उसके परिवार की करतूत है जो जख्म दिख रहे हैं।
जी प्रीति, देखिए उस वक्त तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो आप वीडियो देखेंगे कुछ समझ में आएगा कि बच्चे के साथ किस तरह से बेरहमी की गई है। 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, क्लास फर्स्ट में वो पढ़ता था। उसकी टीचर ने कुछ होमवर्क करके लाने को कहा था, कुछ सवाल उसको समझाए थे, वो घर से करके लाया, लेकिन फिर भी वो सवाल सही नहीं हो पाए। तो ट्यूशन टीचर के पतिदेव भी उसको घर पर मौजूद थे, बताया जाता है। वो भी इस बात के ऊपर भड़क गए और इस बच्चे के हाथ बांध दिए एक तार से और उसको बेंच से पीटा है। वो निशान खुद दिखाई दे रहे हैं बच्चे के शरीर पे। बच्चे की मां ने ठाकुरगंज थाने में शिकायत की है और पुलिस ने भी इसको गंभीरता से लिया है। उस ट्यूशन टीचर के पति को थाने बुलाया जा रहा है, फिर हो सकता है FIR दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रीति जी बिल्कुल। ऋषभ, एग्जैक्टली कहाँ का मामला है? और बच्चा ट्यूशन इसीलिए पढ़ने गया होगा कि कमजोर रहा होगा, तो कब की घटना हुई, कब माता पिता को दिखे अपने बच्चे के शरीर में जख्मी? देखिए, ये परसों की घटना बताई जा रही है। ये बच्चा और इसकी बहन दोनों ठाकुरगंज इलाके का मलपुर इलाका है, वहां पर एक महिला के घर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे और उस ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही बच्चा सही जवाब नहीं दे पाया, पढ़ाने के बावजूद, कई बार सिखाने के बावजूद, जिस पर उस ट्यूशन टीचर के पति ने इसके साथ मारपीट की है। बच्चे की बहन ने घर पे जाकर बताया है कि आज इसके साथ इसको पीटा गया है। तो जब पेरेंट्स ने चेक किया है तो समझ में आया कि हाँ, बच्चे के साथ बेरहमी की गई है। जिसके बाद कल देर शाम ये थाने पहुंचे और इन्होंने ठाकुरगंज थाने में कंप्लेंट की है। ऋषभ, अपने आप में घटना किसी भी बच्चे को मारना तो शर्मनाक होती, लेकिन अगर कोई शिक्षक करे हरकत तो वाकई में तो कड़ी से कड़ी, बल्कि दोगुनी और ज्यादा सजा इसमें होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें लखनऊ की। शुक्रिया ऋषभ आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, दीपक सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव हैं दीपक सिंघल। दिल्ली की EOW जो आर्थिक अपराध शाखा है उसमें मामला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की साजिश का आरोप है और संजय अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो 2017 में फर्जीवाड़ा हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर है, जुड़ी हुई है दीपक सिंघल से, जो पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के EOW ने मामला दर्ज किया है। शंकर आनंद और जानकारी के साथ जुड़े हैं। शंकर, विस्तार से बताइए पूरा मामला। देखिए, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो ब्रांच है बाकायदा इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि ये मामला बहुत पुराना था, साल 2017 का ये मामला है। इस मामले पर लगातार जो शिकायत करता है संजय अग्रवाल, वो कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में जल्द से जल्द उनकी शिकायतों को दर्ज किया जाए, लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही थी। लिहाजा उन्होंने कोर्ट का शरण लिया और कोर्ट के द्वारा इस मामले में अनुमति दी गई दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा को कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई दर्ज किया जाए और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस तरह से इस मामले पर दीपक सिंघल का नाम आ रहा है, इसके साथ ही दीपक सिंघल के दामाद का नाम जिस तरह से बकायदा इस मामले में आ रहा है, तो ये मामला काफी संगीन है। हालांकि इस मामले में जो शुरुआती तौर पे ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जब दीपक सिंघल कार्यरत थे उस वक्त में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जिस तरह से कुछ सेटिंगबाजी की और इस मामले पर कुछ लोगों को आश्वासन दिलाया कि उनको कई जो टेंडर्स हैं वो दिलाया जाएगा। जो शिकायत करता है, इनकी कंपनी दिल्ली में स्थित है और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है। बिल्कुल शंकर, और इस बीच हमारे पास FIR की कॉपी भी आ गई है, तो वो भी दर्शक देख सकते हैं। बहुत वाकई में बड़ा मामला है और जबकि आप किसी बड़े प्रशासनिक ओहदे पर बैठे और इस तरह की आप घटनाएं करते हैं, तो ये तस्वीरें देखिए, ये FIR की कॉपी है जो फिलहाल अब दर्ज हो चुकी है EOW की तरफ से और इसके बाद आगे पूछताछ होगी। तो शंकर, एक आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, उस पद पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में गंभीरता से पूरे मामले को लिया जा रहा है। अब आगे किस तरह से पूछताछ और क्या कुछ अब प्रोसेस चलेगा इसमें? देखिए, इस मामले में जो आर्थिक अपराध शाखा के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि इस मामले में हम लोग विस्तार से तफ्तीश शुरू कर चुके हैं और इस मामले में तमाम आरोपियों की फहरिस्त बनाई जा रही है जिसका नाम इस शिकायत FIR में रजिस्टर्ड है। उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जो दिल्ली स्थित जो आर्थिक अपराध शाखा का जो दफ्तर है, जो मंदिर मार्ग थाने पे स्थित है, वहां पर बुलाया जाएगा और यहाँ पे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। अगर इस मामले में अगर जरूरत हुआ तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो इस मामले में कई आरोपी हैं और उन तमाम आरोपियों की फहरिस्त बनाई जा चुकी है। सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार हो रही है। शंकर, क्योंकि एक जो कहें कि जो बड़ा
स्वागत है ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं 10 का दम। अगली खबर सीतापुर से, जहां बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की और गैंग रेप के आरोपी से मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है और इस दौरान हालांकि एक दरोगा भी जख्मी हुए हैं। तो नाबालिग से रेप के आरोपी को इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ लिया है। 7 थानों की पुलिस थी जो इसको घेर कर पकड़ने में कामयाब हुई है। तो 5 आरोपियों पर नाबालिग से गैंग रेप का आरोप लगा है और इसी मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही थी और आज मुठभेड़ के बाद इसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सीतापुर में जहां गैंगरेप का आरोपी शख्स था और पुलिस यहां पर लगातार इन लोगों को ढूंढ रही थी, हालांकि एक दरोगा भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। तो गैंगरेप के आरोपी से मुठभेड़ के बाद जब गोली लगी, घायल हुआ है, तो उसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 5 आरोपी हैं ऐसे जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए जरा, कितने लोग इस पूरे मुठभेड़ के दौरान घायल हुए और कितने बदमाश आरोपी हत्थे चढ़े हैं? जी, मैं आपको प्रीति बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, इमलिया सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। ये जो मुठभेड़ हुई है, ये गैंगरेप के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को कल रात में सूचना मिली थी कि जो गैंगरेप में शामिल हैं वो लोग अपने गांव में मौजूद हैं। पुलिस ने गांव की घेराबंदी की। जैसे ही इन लोगों को, आरोपियों को सूचना मिली कि पुलिस ने दबिश दी गई है, उसके बाद ये लोग भागने लगे। पुलिस ने जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके आरोपियों के द्वारा जो है इनके पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में एक जो आसिफ नाम का जो आरोपी है गैंगरेप का, वो गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाशों के द्वारा की गई जो फायरिंग में है, एक दरोगा है, वो उनको भी हाथ में गोली लगी है, जिससे वो भी घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया है। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा गैंगरेप का मामला है, ये 7 सितंबर का मामला है। इसमें 5 आरोपियों ने एक नाबालिग जी, लेकिन संदीप, अभी बाकी आरोपियों को भी पकड़ना हो गया। फिलहाल एक कामयाबी तो जरूर मिल गई है, एक आरोपी आज पकड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका जानकारी के लिए। तो 10 का दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए खबरें उत्तराखंड।